हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा ब्रांड चैनल पे। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में, और आप जो देख पा रहे हैं ये है गोमती नदी। गोमती नदी वही नदी जो भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने सुबह और शाम के समय में सिर्फ आती है। कहते हैं कि इस नदी में सिर्फ एक डुबकी लगाने से मन शांत और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ का माहौल, ये शंखों की आवाज और घाट की ये शांति, दिल को जो सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स, वाकई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। द्वारिका का ये सफर सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सुपर एडवेंचर्स भी होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम सिर्फ इस पावन नदी के दर्शन ही नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से सीधे चलेंगे गुजरात के सबसे खूबसूरत और इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग वाले सर्टिफाइड बीच पर। तो आज के इस ब्लॉग में आपको भक्ति का सुकून भी मिलेगा और बीच का एडवेंचर भी। अगर आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर चलने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये। तो बात करते हैं धमाकेदार खूबसूरत सफर की। तो बात करते हैं सबसे पहले गोमती नदी की उत्पत्ति की। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोमती नदी ऋषि वशिष्ठ की पुत्री है। माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर लोगों के पापों को धोने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए गोमती नदी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। यही कारण है कि इसे गंगा नदी के समान ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसाई, तब गोमती नदी को द्वारिका के पास समुद्र में मिलने का गौरव प्राप्त हुआ। गोमती संगम, जहाँ गोमती नदी का पानी अरब सागर समुद्र से मिलता है, उसे गोमती संगम कहा जाता है। यह स्थान द्वारका के सबसे पवित्र स्थल में से एक माना जाता है। गोमती घाट के पास ही तीर्थ नाम के एक प्रसिद्ध स्थान है। इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी यह है फ्रेंड्स कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पानी में गिर गया था, और आज भी इस स्थान की चट्टानों और पत्थरों पर चक्र जैसी आकृतियाँ उभरी हुई दिखाई देती है, और इन चक्र शिलाओं के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। यह पवित्र स्थान जहाँ गोमती नदी बहती हुई अरब सागर समुद्र में विलीन हो जाती है, इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको मोक्ष द्वार भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, क्योंकि एक तरफ नदी का शांत पानी होता है और दूसरी तरफ समुद्र की विशाल लहरें, और जस्ट इसके तट पे ही एक राम घाट बना हुआ है। तो नहीं है, लेकिन हाँ शांति बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी दीवार बनी हुई जो कि मिट्टियों से नहीं पत्थरों से बनी हुई है। और पत्थरों से बनने के कारण इसके अंदर इतनी ठंडी है, यदि यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एसी के नीचे बैठ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति और ठंडी है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, और इस मंदिर में थोड़ी छत की भी कमी है, तो धूप भी बीच में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऋषि बैठे हुए हैं और उनके चरण पादुकाएं हैं। और इस मंदिर में आप इस टब के अंदर राम सेतु का पत्थर देख सकते हैं, जो कि पानी के अंदर नहीं डूबता, क्योंकि राम लिखे हुए पत्थर पानी के अंदर नहीं डूबते हैं। ये चरण पादुका के आप भी दर्शन करें। और यहाँ पे जस्ट सामने राइट हैंड साइड में रामदूत हनुमान जी विराजमान है, और साथ ही साथ में माता रानी भी विराजमान है। और इन दोनों के दर्शन करने के बाद हम निकलने वाले हैं शिवराजपुर बीच के लिए। और बीच बहुत ही ज्यादा शानदार और खूबसूरत सा है। गोमती नदी में सुदामा ब्रिज भी है, और सुदामा ब्रिज जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र के नाम से बनाया गया था, और वो ब्रिज टूट चुकी है, जिसके वजह से हम मंदिर के उस पार नहीं जा सकते, और जिसके बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हैं। और जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो हम कर चुके हैं रेपिडो बुक, और रेपिडो बुक करके हम सीधा शिवराजपुर बीच के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे हो चुकी है मेरे से एक गलती कि मैं शिवराजपुर बीच तक के लिए रेपिडो बुक नहीं की, मैं कर ली उसके हाईवे तक का। लेकिन हाँ, ये रेपिडो वाले भैया बहुत ही अच्छे हैं, जो कि हमें पूरा रास्ता भी गाइड किए थे और हमें मेन जगह पर ले जा करके छोड़े भी थे, और साथ ही साथ हमारा जो टिकट का पैसा है, टिकट के पैसे देने से भी बचा लिए थे, क्योंकि ये हमें ऐसी जगह छोड़े थे जहाँ से हम फ्री में बीच पर एंट्री ले सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये सीधा सीधा रुक्मणी माता के मंदिर से थोड़ी और आगे में है, और आप जो देख पा रहे हैं बहुत ही छोटा सा मंदिर, ये रुक्मणी माता का ही मंदिर है। तो इस रास्ते से हम बहुत ही आसानी से शिवराजपुर बीच पहुँच सकते हैं। तो चलिए इस रास्ते के सफर के साथ ही साथ मैं आपको गोमती नदी में बना हुआ जो सुदामा सेतु था, अभी तो वो दोबारा से वर्किंग है, अभी बना हुआ नहीं है, जो बना हुआ था उस पार उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। वहाँ पे बना हुआ है 5 कुआं, और 5 कुआं का इतिहास और मान्यता 5 पांडवों से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में जब 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माता कुंती के साथ अपने अज्ञातवास के दौरान द्वारका आए थे, तब उन्होंने इस स्थान पर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 5 अलग अलग कुओं का निर्माण किया था। इसी वजह से इसे 5 कुआं या पंचकुई के नाम से
जाना जाता है। और यदि आप मेरे ब्लॉग पे इन 5 कुओं को देखना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो जाकर के चेक करिएगा, जिसमें मैं फर्स्ट बार द्वारका आई थी, उसमें मैंने इसे कवर किया हुआ है, क्योंकि उस समय हम गोमती नदी को पार करके और जा सकते थे, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। और बाकी अभी तो उस तरफ जाना ही अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो पे मैं सुदामा सेतु पार करके उस तरफ जो 5 कुआं है उसे मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। उस जगह की सबसे बड़ी खासियत और रहस्यमयी बात यह है कि चारों तरफ खारे समुद्र के पानी से घिरे हुए होने के बाद भी समुद्र तट के इतने करीब होने के बावजूद इन 5 कुओं का पानी एकदम मीठा और पीने योग्य है। और 5 भाइयों के गुण के अनुसार वहाँ के पानी का स्वाद है, और श्रद्धालु इसे भगवान कृष्ण और पांडवों का चमत्कार मानते हैं। और पानी का स्वाद कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सबसे बड़े भाई का नाम था पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अंदर धर्म, सत्य और धैर्य था, जिसकी वजह से उन्हें धर्मराज कहा जाता था। वे सत्य, न्याय और सदाचार और धर्म के साक्षात प्रतीक थे। धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही धर्म का मार्ग छोड़ते थे। उनका मन अत्यंत शांत और गंभीर था। इसी शांत स्वभाव के कारण उनके कुएं का पानी सबसे शीतल माना जाता है। इसके बाद भीम, जिन्हें असीम बल, साहस और निष्ठा के धनी कहा जाता है। उनके जो मुख्य गुण थे, भीम के अंदर जो मुख्य गुण थे वो शारीरिक शक्ति और वीरता के शिखर थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल माना जाता है। इसी विशेषता के कारण भीम का अपने भाइयों और माता कुंती के प्रति प्रेम और निष्ठा अटूट थी। वे हमेशा अपनों की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े रहते थे। उनके इस ओज और ऊर्जावान व्यक्तित्व के कारण उनके कुएं का पानी भारी और शक्तिवर्धक माना जाता है। इसके बाद जो अर्जुन के नाम से कुआं बना हुआ है, अर्जुन के नाम से बना हुआ कुआं भी अर्जुन के गुण को दर्शाता है। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और एकाग्रता की मिसाल थे। चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने की उनकी कहानी आज भी फोकस की सबसे बड़ी सीख है। और इनके अंदर जो गुण थी वो अर्जुन बेहद ही परिश्रमी और अपने गुरुओं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। इसी तेज और स्पष्टता के कारण उनके कुएं का पानी एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर है। और इसके बाद ही आपको नकुल के नाम का कुआं मिलेगा। और नकुल अपने स्वभाव के सबसे सुंदर पुरुष माने जाते थे, क्योंकि नकुल के अंदर सुंदरता तो थी ही, और साथ ही साथ नकुल जी की सुंदरता के साथ नम्र स्वभाव के थे। उनमें रूप का कोई अहंकार नहीं था। वे अत्यंत नम्र और दयालु स्वभाव के थे। उन्हें घोड़ों की भाषा और उनके रख रखाव का अद्भुत ज्ञान था। अश्वविद्या उनके इसी मधुर और कोमल स्वभाव के कारण उनके कुएं का पानी सबसे मीठा माना जाता है। इसके बाद आपको सहदेव जी के नाम का एक कुआं मिलेगा। और सहदेव 5 पांडवों में से सबसे शांत, ज्ञानी और त्रिकालदर्शी, भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले में से थे। वे ज्योतिष शास्त्र के और नीति शास्त्र के प्राकण्य विद्वान थे। और उनके अंदर की विशेषताएं जो है वो यह है कि उन्हें औषधियों का और पशुपालन, विशेषकर गायों की देखभाल करने का विशेष ज्ञान था। इसी औषधीय और गुण ज्ञान के कारण उनके कुएं के पानी में आज भी एक हीलिंग या प्राकृतिक जड़ी बूटी जैसा स्वाद महसूस होता है। तो चलो आज हम इसी सब ज्ञान के साथ में इस ज्ञान को यहीं पे कंप्लीट करते हुए पहुंच चुके हैं सीधा शिवराजपुर बीच। और शिवराजपुर बीच जहां पे आपको मेन पॉइंट मिलेगा वहां पे आप ना रुके, क्योंकि वहां पे आप रुकेंगे तो वहां पे आपको टिकट खरीदना होगा, और टिकट खरीदने के बाद आप समुद्र के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो उससे बेटर होगा कि आप 500 या 800 मीटर के आसपास और थोड़ा आगे निकल जाइए, जहाँ पे हमें हमारे रेपिडो वाले भैया छोड़ करके गए हुए हैं। वो हमें डायरेक्ट ला करके यहाँ पे ला करके छोड़े हुए इस जगह पे, जहाँ से हम सीधा एंट्री मार सकते हैं बिना कोई टिकट के पैसे दिए। और यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारे आइटम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे बहुत ही हैवी प्राइस में। 10 रुपए का जो सामान मिलता है वो सीधा आपको यहाँ पे 50 रुपए का मिलेगा। ऑन द स्पॉट जैकपॉट वाला सीन है यहाँ पे बाबू भैया। बिकॉज रीजन यहाँ पे समुद्र में टाइम स्पेंड करने बहुत सारे लोग, काफी सारे लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बिता करके जाते हैं। और मस्ती तो इतनी होती है कि ऑब्वियसली भूख लगी जानी है तो इंसान को तो खाना ही पड़ेगा। तो अपने बैग पे आप चिप्स, कुरकुरे वगैरह भर के जा सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो आपकी ना ही बैग चेकिंग होगी, ना ही आपको अपने सामान बाहर रखने पड़ेंगे। आप सीधा अंदर एंट्री करेंगे, समुद्र के बीच में खूब सारे मस्तियाँ करेंगे और बस आप यहाँ पे बैठ करके आराम से अपने बैग में जो भी आप वेफर्स वगैरह लेकर के आते हैं वो खा सकते हैं। तो इतनी सारी यहाँ पे जानकारियाँ जो है, मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला हुआ है जो कि मैं आप सबको फ्री में दे सकती हूँ। तो ये रहा मेरा टोटली फुल्ली इंजॉइंग मूड वाला वीडियो। तो आप बने रहे मेरे वीडियोस पे और यहाँ पे आप किन किन चीज को एंजॉय कर सकते हैं मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप
बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे आ सकते हैं फ्रेंड्स, ये मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप ऑटो, कैब या रैपिडो करके आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप बाइक रैपिडो करेंगे, बाइक राइड पे आपको 100 रुपये प्रति पर्सन पड़ेगा ये, और यदि आप 2 लोग हैं तो 200 रुपये में आप सिर्फ पहुंच सकते हैं। रिटर्न जाने की नहीं सोचने का, क्योंकि रिटर्न वो नहीं लेकर के जाएगा। रिटर्न जाना होगा तो आपको वापस से 200 रुपये उसे देने होंगे। और यहाँ पे आप सिर्फ पाने का जुगाड़ करें, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए बहुत सारे साधन तो नहीं, लेकिन हाँ शेयरिंग पे ऑटो वगैरह मिल जाते हैं जो कि द्वारका शहर तक आसानी से छोड़ देते हैं 100 रुपये में मात्र। और इसके अलावा यदि आप एडवेंचर लवर हैं तो आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग और इसके साथ स्नॉर्कलिंग और जेट स्की जैसे एक्टिविटीज दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे मरीन लाइफ और सनसेट, यहाँ शाम का सनसेट बेहद खूबसूरत होता है। स्लो मोशन में लहरें और डूबते हुए सूरज का लुत्फ भी उठा सकते हैं। लेकिन इस शानदार से मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए आपको आना होगा शाम के 3 बजे के आसपास, और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो उस समय आपको यहाँ की जो लहरें होगी बहुत ही ज्यादा और भी खूबसूरत दिखाई देगी, और सनसेट पॉइंट भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हम सनसेट पॉइंट एंजॉय कहीं और करने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे हम दोपहर में ही आए हुए हैं। तो देखिए अभी हम पहुंचे हैं मेन गेट पे, जहाँ से आप सामने तरफ से टिकट ले सकते हैं, लेकिन हम एंट्री दूसरी जगह से लिए हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग शूट करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से आते तो पैसा लगता है, इसलिए हम पैसा बचा करके आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, और पीने के लिए यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, जहाँ से आप वाटर कूलर से पानी ले सकते हैं, ताकि आप साफ और स्वच्छ पानी पी सके। सुरक्षित नहीं होता है। तो ये बीच बना हुआ है, और इस बीच को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गोवा पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और साथ ही साथ हम गोमती नदी में थे, तो हमारा भी जो ड्रेसअप सेंस था वो थोड़ा अलग था, और यहाँ पे आने के बाद वो भी हमारा चेंज हो चुका है। यदि आप यहाँ पे घूमते घूमते एकदम थक चुके हैं, मेरे जैसे आलस बाबा बन चुके हैं, तो यहाँ पे आके आप ठंडी छाया के नीचे बैठ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं ठंडी छाया नहीं कह सकती इसको, क्योंकि जब गरम गरम रेत के आसपास में तुम्हें इतना सा भी छांव मिल जाए तो वैसे ठंडी छाया कही जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एकदम गरम गरम हवाएं आएगी। और चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ जगह घुमाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं, और यदि आपके पास समुद्र में टाइम स्पेंड करने के लिए और समुद्र में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो आप यहाँ से आराम से 100 रुपए में शॉर्ट्स खरीद सकते हैं, और आपको टी शर्ट्स भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो है वो थोड़े से महंगे प्राइस के हैं, लेकिन हाँ इसको महंगा प्राइस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 100, 200, 300 इतने वाले हैं। और ऐसे वाले कैप आप आराम से 100 रुपए में खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक की, उसके बाद फिर मैं नहीं खरीदी, बिकॉज रीजन सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मैं इसे यूज कर सकती हूँ, इसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकती हूँ। तो मैं हूँ नंबर 1 मक्खी चूस। मैं आज खुद से एक्सेप्ट करती हूँ। लोग मुझे कहते आए हैं, लेकिन आज मैं एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर और घूमने के बाद आपको मैं एक खास बात बताना तो भूल ही गई। यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ पे खाने वाला सामान तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे आपको पीने के लिए भी मिल जाएगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो पे नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं खरीदी हुई हूँ। यहाँ पे काफी सारे लोग खरीदे हुए हैं, जैसे कि किंगफिशर, हंटर, बियर, और जो भी माजा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि 100 रुपए, 150 रुपए में आसानी से मिल रही है। दोस्तों, शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो बीच की स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सुविधाओं के आधार पर दी जाती है। इसी वजह से भारत के सबसे साफ और सुंदर बीचों में से एक माना जाता है। यहाँ की रेत बहुत ही ज्यादा पतली है, जो कि शरीर में आराम से चिपकी रहती है, चाहे आप साफ पानी से 3 बार भी नहा लो। कुछ नहीं होगा। समुद्र के तट पर मैंने अपने हाथों से बनाया है एक शिवलिंग। तो आपको ये शिवलिंग कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वैसे समुद्र की लहरें मुझे कुछ बनाने नहीं दे रही थी और बहा ले चुकी थी। उसके बाद फिर ये जो है स्नो पार्क, आप यहाँ पर जब विजिट करें तो स्नो पार्क जरूर से जरूर जाए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है। तो हम यहाँ से शिवराज
जयपुर बीच से निकल चुके हैं, रिटर्न हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हमें बज चुके हैं 5 और हमें जाना है सनसेट पॉइंट, जहाँ की मैं बात कर रही थी। तो देखिए एक बार मैं यहाँ पे पूरा कवर करा देती हूँ, क्योंकि हम लोग जब एंट्री लिए तो एंट्री करते टाइम हम लोग यहाँ पे कवर नहीं किए थे, वीडियो शूट नहीं किए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खाने के लिए मिलेगा मैगी हो गया, पॉपकॉर्न हो गए, स्वीट कॉर्न जो होते हैं वो हो गए, बस आपको यही मिलेगा। और उसके बाद फिर हम शेयरिंग के ऑटो पे बैठ करके निकल चुके थे द्वारका नगरी के लिए, मतलब कि जहाँ पे हमारा रूम है उधर पे, ताकि हम जा करके नहाए और नहा करके सनसेट पॉइंट के लिए निकल जाए, उसे भी आज ही कवर कर दें। तो देखिए ये रहा, ये रास्ता जो है ये बहुत ही कच्ची सड़क है, तो हम जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते से हम रिटर्न हो रहे हैं। और यहाँ से रिटर्न होने के बाद हमने किया पेट पूजा, और पेट पूजा करने के बाद हम सीधा अपने अपने रूम विजिट करके नहा करके दोबारा से फ्रेश होकर के आ चुके हैं, निकल चुके हैं सनसेट पॉइंट के लिए, क्योंकि सनसेट पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है हमारे रूम से। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट पे, और एक गेट जो आपको दिखाई दे रही है ये जाती है सनसेट पॉइंट के लिए, और एक तरफ यदि आप जाएंगे तो सीधा आप बाड़केश्वर महादेव मंदिर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे समुद्र अपने जल से बाड़केश्वर महादेव का जल अभिषेक करती है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं द्वारका का उस जगह जिसे लोग यहाँ पे सनसेट पॉइंट कहते हैं, और यह बाड़केश्वर महादेव टेम्पल के पास स्थित है, और कई लोग इसे रामार्जुनाचार्य सनसेट पॉइंट के नाम से जानते हैं। और पहले ये सनसेट पॉइंट नहीं था, इसे 2023 में बनाया गया है। वैसे काफी सारी चीजें चेंज हो रही है और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि गोमती नदी पे सुदामा सेतु का बनना, द्वारका नगरी से भेड़ द्वारका जाने के लिए सुदर्शन सेतु बना हुआ है, और अभी काफी सारी जगह अभी भी वर्किंग में है। तो ये रहे रामार्जुनाचार्य जी की मूर्ति, और यहाँ पे काफी सारे लोग शाम के समय ही आनंद लेते हैं, क्योंकि ये एक सनसेट पॉइंट है और यहाँ पे शाम के समय में ही भीड़ होती है। तो देखिए आप इसके नज़ारे, और आपको जो दूर से दिख रहा है वो है बाड़केश्वर महादेव मंदिर। ये बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, और शिवलिंग के नीचे में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो उसके दर्शन हम आपको आगे कराएंगे। वैसे तो सनसेट हो ही चुका है, हम पहुंचे हैं एंडिंग में। तो यहाँ पे आप आकर के शाम के समय में सनसेट एंजॉय करने के साथ साथ खा सकते हैं झाल मुड़ी, जो कि यहाँ पे वही बस बिक रही है और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए समुद्र की लहरें कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। और जो सनसेट पॉइंट है ये छोटा सा नहीं है, जो कि आप ऊपर का घेर देखें उतना बस नहीं है, ये 3 से 4 लेयर में है, जहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ बैठ करके आनंद ले सकते हैं। ये रहा देखिए, यहाँ पे अंदर में भी बैठने के लिए बनाए गए हैं, और बहुत सारे लोग समुद्र की तरफ पैर करके भी बैठे हुए हैं। तो चलिए सूरज दादा तो जा चुके हैं, तो हम भी चलते हैं बाड़केश्वर महादेव मंदिर की ओर, और वहाँ पे जाकर के देखते हैं कि जो महादेव मंदिर है वो कैसा है। बाड़केश्वर मंदिर में जाते जाते आपको इतनी सारी यूनिक चीजें मिलेगी ना, जिन्हें देख करके आप भले ही बचपन के हो, आपका दिल फिर से बचपन का हो जाने वाला है। तो देखिए कितना प्यारा सजा हुआ आपको ट्रेन मिल रहा है, और ट्रेन के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आप बोटिंग कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे कराया जा रहा है। वहाँ से सीधा आप बोट में आके और बोटिंग कर सकते हैं। और ये छोटा सा एक नदी, तालाब या झील नहीं, सीधा स्विमिंग पूल बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे काफी सारे मस्ती कर रहे हैं। और इसके आगे थोड़ा हम जा कर के देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारे दुकान वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे आप पानी पूरी, चाट, छोले भटूरे और इसके साथ साथ बड़ा पाव, समोसे और भी बहुत सारी चीजें आप खा सकते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा खाने लायक जो चीज है वो है चोड़ाफड़ी, जो कि गुजरात में ही फेमस है। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही तीखी तीखी चटनी, एकदम ठंडी चटनी के साथ मिलता है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे भी स्वीट कॉर्न वगैरह खाने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मोर पंख और भगवान वाले कपड़े, जैसे हरे माधव हरे कृष्ण लिखा हुआ, हर हर महादेव लिखा हुआ, ऐसे सारे ड्रेसेस मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं हम सीधा पहुंच चुके हैं बाड़केश्वर महादेव जी के सामने में, और यहीं से हम देख पा रहे हैं कि अंदर कितना ज्यादा भीड़ हो रखा है। और अभी यहाँ पे आरती का समय हो रहा है। वैसे यहाँ पे ढोल ताशे बजते रहते हैं, क्योंकि जब हम सनसेट पॉइंट में थे तब भी मैं यहाँ से ढोल ताशे की आवाज आ रही थी। तो चलिए हम चलते हैं महादेव जी के दर्शन करने। और यहाँ पे अभी अभी ही आरती स्टार्ट हुई है, और आरती प्रज्वलित करके सामने में भी रखा गया है, जिसके जाके सबसे पहले लोग आरती ले रहे हैं। और इसके बाद फिर आरती में हम भी शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर में महादेव जी का परिवार विराजमान है, जहाँ पे भोले बाबा जी के साथ में माता पार्वती और श्री गणेश जी विराजमान है।
तो आरती कंप्लीट होने के बाद फिर एक एक से करके भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं और भगवान जी के दर्शन करके हम यहाँ पे आरती ले करके और यहाँ किनारे में आकर के बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे किनारे में आकर के बैठ चुकी हूँ और समुद्र की तरफ मैं बहुत ही अच्छे से हाथ पैर करके बैठी हुई हूँ। लेकिन शायद मैं ये भूल चुकी थी कि ये जो समुद्र की लहरें हैं ये भगवान जी को सीधा जल अभिषेक करती है। मतलब जितना बाणकेश्वर जी की ऊंचाई है उससे ऊपर तक समुद्र की लहरें आती है और लहर की वजह से मैं पूरी भीग चुकी थी। और ये वो जगह है जहाँ पे आप आराम से बैठ करके फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जहाँ पे मैं बैठी हुई थी। और ये उतना क्लीन शूट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और समुद्र की लहरें देखिएगा दोबारा से आ रही है ध्यान से। ये समुद्र की लहरें इतनी ऊपर तक जाती है कि इधर पे यदि कोई बैठता है तो वो पक्का से गीला ही हो जाता है। ये देखिए, तो इसी लहर की वजह से ही मैं भीगी हुई हूँ। तो यहाँ से रिटर्न होने के बाद हम सीधा पैकिंग किए और सो गए। सोने के बाद सुबह 7 बजे हमारी ट्रेन थी तो हम वापस से द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और इन 2 दिनों के अंदर जो भी हमने कवर किया हुआ है वीडियोस हमारे आपको कैसे लगते हैं, यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक। हमारे वीडियो को देखने के लिए